अरे बच्चों, आज हम बसंत भाग 2 में संकलित यतीश अग्रवाल द्वारा लिखित रक्त और हमारा शरीर निबंध का आदर्श वाचन के साथ साथ इसके अर्थ और भावार्थ को जानेंगे। पाठ 6, रक्त और हमारा शरीर। अब आगे देखें। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। अब लेखक कह रहे हैं कि दिव्या अनिल की छोटी बहन है, अर्थात दिव्या और अनिल दोनों भाई बहन हैं। दिव्या छोटी है और अनिल बड़ा है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है। लेखक कह रहे हैं कि वैसे अगर देखा जाए तो शुरू माने प्रारंभ से या बचपन से ही वह दुर्बल है, लेकिन कह रहे हैं परंतु इधर कुछ दिन से अर्थात जल्दी से उसे क्या हो गया है, हर समय मतलब हमेशा या सदैव क्या होता है, थकान महसूस होती है या थकावट का अनुभव होता है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। लेखक कहते हैं मन किसी काम में नहीं लगता, अर्थात किसी कार्य को करने में उसका मन नहीं लगता है। भूख भी पहले से कम हो गई है। अब भूख भी उसे पहले से कम लगती है, अर्थात भूख नहीं लगती है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। अस्पताल का अर्थ होता है चिकित्सालय। चिकित्सालय में उसे मतलब दिव्या को डॉक्टर का अर्थ होता है चिकित्सक ने देखा तो कहा। जब अस्पताल में चिकित्सक ने दिव्या को देखा तो क्या बताया, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई। डॉक्टर ने अनुभव किया या महसूस किया और कहा कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिव्या के शरीर में खून की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं मतलब इसका परीक्षण कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। यह कहकर मतलब क्या कहकर कि जांच कराकर देखते हैं, ऐसा कहकर उस डॉक्टर ने दिव्या को समीप, बगल माने पास माने होता है समीप के एक कमरे में भेज दिया, अर्थात वहाँ पे कोई लैब रही होगी, वहाँ पर भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। वहाँ कहाँ, बगल वाले कमरे में अनिल को अपनी माने अनिल की क्या जान पहचान का मतलब होता है परिचय की या परिचित डॉक्टर दीदी दिखाई दी, अर्थात जो डॉक्टर थी, चिकित्सक थी, वो क्या लगती थी, उनकी दीदी लगती थी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अब जो डॉक्टर दीदी थी बगल वाले कमरे में, उन्होंने कहा, अनिल बताओ कैसे आए हो। अनिल ने बताया, डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए अनिल ने बताया कि डॉक्टर साहब ने हमको दिव्या के खून के जांच कराने के लिए, परीक्षण कराने के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की अंगुली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। इतना सुनते हुए कि डॉक्टर साहब ने मुझे जो है आपके पास दिव्या के खून की जांच करने के लिए, परीक्षण करने के लिए भेजा है। तो सुनकर क्या किया, डॉक्टर दीदी ने दिव्या की अंगुली से रक्त की कुछ बूंद निकाली और छोटी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली और अनिल से क्या कहीं, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अनिल कल अर्थात दूसरे दिन तुम हॉस्पिटल से अपनी रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अगले दिन का अर्थ होता है दूसरे दिन। अस्पताल माने चिकित्सालय में पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, अर्थात अनिल जो है डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा। भीतर से आवाज आई, आ जाओ अनिल। भीतर से अर्थात अंदर से किसने, डॉक्टर दीदी ने आवाज दिया, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। अब अंदर से आवाज आई कि अनिल अंदर आ जाओ
और जब अनिल अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि डॉक्टर दीदी एक सूक्ष्मदर्शी मतलब छोटी वस्तुओं को देखने वाला यंत्र, उसके द्वारा क्या कर रही थी, एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। दीदी ने संकेत किया तो वह पास माने समीप में रखी माने पड़ी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली। कह रहे कि जब स्लाइड की जांच या परीक्षण पूरा हो गया तो डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धुला और तौलिया से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। पूछते हुए बोलती हैं कि अनिल, दिव्या को एनीमिया है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, कुछ दिन दवा ले लेगी तो ठीक हो जाएगी, अर्थात कुछ दिन दवा चलेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? अनिल के मन में जिज्ञासा माने जानने की इच्छा हुई और वह बोला कि दीदी एक सवाल पूछूं या दीदी मैं कुछ आपसे पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। तो डॉक्टर दीदी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, पूछो। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा एनीमिया का क्या मतलब है दीदी? यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, दीदी ने कहा कि तुम्हें इसको जानने के लिए सबसे पहले रक्त के बारे में जानना होगा और रक्त के बारे में जान जाओगे तो आप एनीमिया के बारे में जान जाओ। और फिर उन्होंने बोला, अर्थात फिर वो डॉक्टर दीदी बताई, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। अनिल, देखने में जो ये रक्त है, खून है, लाल द्रव के समान दिखता है, अर्थात लाल द्रव की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो यह भानुमति के पिटारे अर्थात विभिन्न वस्तुओं का, विभिन्न चीजों का संग्रह है, अर्थात भानुमति के पिटारे से कम नहीं है, अर्थात इसमें विभिन्न वस्तुओं का संग्रह है, विभिन्न चीजों का संग्रह है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। कह रहे हैं अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह है जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। कह रहे हैं कि पहला भाग जो तरल रूप में है, जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु ब्रैकेट में प्लेटलेट कण कहा जाता है, कहते हैं। बिंबाणु को क्या कहा जाता है? प्लेटलेट कण। अब कह रहे हैं कि दूसरा वह है जिसमें छोटे छोटे कई कण होते हैं, कुछ लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कोई रंग ही नहीं होता है, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं, और बिंबाणु को हम लोग प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी से जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। अब क्या हुआ, इतना बताने के बाद क्या कि दो प्रकार के होते हैं, एक जो द्रव के समान दिखाई देते हैं और दूसरे जो बिंबाणु, जिन्हें प्लेटलेट कण कहते हैं। इतना कहने के बाद डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र से लिया और उसके नीचे एक स्लाइड लगा दिया और उसे फोकस किया और बोली कि देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी कण द्वारा जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त के कण हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। स्लाइड को देख करके वह आश्चर्यचकित अर्थात अचंभित हो गया। कौन? अनिल। और उछल पड़ा या कूद पड़ा। कहा, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, अर्थात रक्त की एक छोटी सी बूंद में इतने कण, इसकी तो हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी, मैं इसकी कल्पना कभी कर ही नहीं सकता था, अनिल बोला। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। अब अनिल ने
कहा कि इसे देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत छोटी-छोटी अनेक बालूशाही रख दी गई हों। हाँ, दीदी बोलीं, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। हाँ में उत्तर देते हुए दीदी बोलती हैं कि लाल कण की बनावट या रचना ही बालूशाही की तरह होती है। गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। कह रहे हैं गोल होती है और दोनों तरफ उठा हुआ होता है, बीच में दबा हुआ होता है। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। कह रहे हैं कि खून की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। दीदी बता रही हैं कि अगर हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से लेकर के 55 लाख तक कण देखने को मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। कह रहे इसी के कारण हमारा जो रक्त होता है, खून होता है, वो लाल दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। ये कण कौन? जो रुधिर के कण हैं, किसके लिए? हमारे शरीर के लिए दिन रात मतलब निरंतर कार्य करते हैं। सांस लेने में साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इतना ही नहीं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने में जो हम लोग स्वच्छ हवा लेते हैं और हवा से जो ऑक्सीजन हमको प्राप्त होती है, उस ऑक्सीजन को शरीर के सभी हिस्से में पहुंचाने का काम ये कण ही करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। कह रहे हैं कि इनका जीवन काल या इनकी अवधि कितने दिन तक होती है? लगभग 4 महीने होती है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। कह रहे हैं कि 4 महीने में नष्ट होते हैं, लेकिन सब एक साथ नष्ट नहीं होते हैं, धीरे धीरे करके होते हैं। कुछ आज नष्ट हो गया, कुछ कल होगा और कुछ अगले दिन होंगे। तो कुछ ही महीने में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। तो अनिल ने कहा तब तो ये कुछ ही महीने में खत्म हो जाएंगे। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली। अनिल के इस बात को सुनकर डॉक्टर दीदी थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते हैं। कह रहे नहीं, ऐसा नहीं होता है। शरीर में हर समय मतलब हमेशा कुछ नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट होने वाले, समाप्त होने वाले कणों का स्थान लेते हैं, इनके स्थान पर आ जाते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। आगे बताती हैं कि जो हड्डियां हैं, इन हड्डियों के बीच में मज्जा होता है और उस मज्जा में बहुत से कारखाने हैं। कारखाने माने इसको निर्माण करने के कार्य करने का स्थान है, जो क्या करता है? रक्त के कणों को निर्माण करने में लगा हुआ है। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। कह रहे हैं कि इनके निर्माण के लिए जो ये कारखाने हैं अस्थिमज्जा में, उसको प्रोटीन चाहिए, लौह तत्व चाहिए और विटामिन जैसे कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो? और आगे पूछी कि इस प्रकार जो पौष्टिक आहार है, इसे तुम लेते हो, खाते हो? कौन? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। कह रहे हरी सब्जी हो, फल हो, दूध हो, अंडा हो या गोश्त हो, इन सब में ये तत्व जो है उपयुक्त माने सही मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक मात्रा में पाए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता कि रक्त कण बन नहीं पाते। कह रहे कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से उचित आहार या संतुलित आहार नहीं ले पाता है तो इन कारखाने में जितनी इसकी मांग होती कच्चे माल की, कच्चा माल नहीं मिल पाता है। नतीजा का अर्थ होता है परिणाम। परिणाम यह होता है कि रक्त के कण बन ही नहीं पाते हैं, अर्थात रक्त के कण नहीं बनते हैं और रक्त में इनकी कमी होती है, जिसके कारण रक्त माने खून में
इन कणों की कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। कह रहे हैं कि लाल जो कण होता है, इसी कण का कम होना ही एनीमिया कहलाता है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। कह रहे अनिल ने सवाल किया, तो क्या अगर हम संतुलित भोजन लें, हमेशा ग्रहण करें, तो केवल इससे ही हम एनीमिया से बच सकते हैं? दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। दीदी ने उत्तर दिया, हाँ, ऐसा कहना जो है काफ़ी हद तक सही है, उचित है। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। कह रहे इस प्रकार से तो एनीमिया के बहुत से कारण हैं और बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश भारत की बात की जाए तो सबसे बड़ा कारण इसका है पौष्टिक आहार की कमी। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। कह रहे हैं इसके अतिरिक्त इस रोग अर्थात एनीमिया रोग का एक और बहुत बड़ा कारण है कि पेट में कीड़ों का होना। अगर किसी के पेट में कीड़े हैं तो उसको भी एनीमिया हो सकता है। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। कह रहे हैं कि जो कीड़े हैं जो हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं, तो बता रहे हैं कि दूषित जल से और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ को ही ग्रहण करें। कह रहे हैं इसलिए इन सब से बचने के लिए यह बहुत आवश्यक है, यह ज़रूरी है कि हम पूरी साफ सफाई से बनाए गए खाने वाले पदार्थ को खाएं या ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी पिएं। कह रहे हैं कि भोजन करने से पहले अर्थात जब हम लोग भोजन करने जाएं तो उसके पहले बहुत अच्छी तरह से हाथ को धुल लें और साफ पानी पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। आगे बताते हैं और हाँ अनिल, एक और बात है कि एक प्रकार के और कीड़े होते हैं जिनका अंडा जो है जमीन के ऊपरी सतह पर पाया जाता है, ऊपरी भाग पर पाया जाता है। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। कह रहे हैं कि ये जो अंडे देने वाले कीड़े हैं, इनसे जो लार्वा उत्पन्न होता है वो त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश करके आंत में पहुंच जाता है और आंत में पहुंच करके क्या करता है, इनसे पहुंचकर अपना प्रभाव दिखाता है। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी आगे बताती हैं कि इन जो अंडे से उत्पन्न होने वाले लार्वा हैं, इन लार्वा से बचने का सबसे आसान तरीका है कि शौचालय के लिए हम बाहर ना जाएं, शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बताई आपने, अनिल बोला। अब अनिल बोला कि दीदी यह तो बहुत महत्वपूर्ण अर्थात महत्व की बात आपने बताई। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला। वह पल भर माने कुछ समय के लिए कुछ सोच रहा था और फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु जिसे प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में इनका क्या काम है? अब कह रहे कुछ समय शांत होने के बाद फिर उसने पूछा कि दीदी आपने कहा था अभी कि रक्त में सफ़ेद कण और कुछ बिंबाणु जिसे प्लेटलेट कहते हैं वो भी होते हैं, तो इनका शरीर में क्या काम है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। अब दीदी ने बताया कि ये जो सफ़ेद कण हैं जो खून में पाए जाते हैं, रक्त में पाए जाते हैं, वास्तव में हमारे शरीर के वीर योद्धा हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते हैं। कह रहे कि जब कोई रोगाणु, कोई रोग फैलाने वाला जीवाणु शरीर पर हमला करता है, आक्रमण करने की कोशिश करता है, तो सफ़ेद कण जो हैं उनसे डटकर मुकाबला करते हैं, अर्थात उनसे लड़ते हैं और उनसे जितना संभव होता है
वो अपनी कोशिश करते हैं, रोगाणु को भीतर आने से रोकते हैं, भीतर घर बनाने से रोकते हैं। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। कह रहे हैं और इसका निष्कर्ष ये मान लो कि ये जो सफ़ेद श्वेत कणिकाएँ हैं, वो क्या करते हैं? हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं। और बिम्बाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। और जो बिम्बाणु है, जिसे आप कहते हो प्लेटलेट्स, इनका कार्य है कि चोट जब लग जाती है तो चोट लगने पर जो रक्त निकलता है, उस रक्त को जमाने की क्रिया में सहायता करती है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। और क्या कह रहे हैं कि जो रक्त है, इस रक्त के तरल भाग में प्लाज्मा पाया जाता है और उस प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। दीदी बताती है कि जो बिम्बाणु होता है, इस जाले से चिपक जाता है और जो दीवार इस तरह से एक दीवार में जो दरार आती है वो भर जाती है, जिससे शरीर का जो रक्त है, जो खून है, बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। इसके बाद अनिल फिर बोलता है, लेकिन दीदी कभी कभी घाव जब बहुत गहरा हो जाता है तो खून तो बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। कह रहे हाँ, ऐसी बात तो है, लेकिन ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति को चोट लगी हो, घाव लगी हो, उसे अतिशीघ्र चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। कह रहे हैं अगर आवश्यकता समझी गई तो ऐसी स्थिति में जब खून ज़्यादा निकल रहा है तो कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, अर्थात डॉक्टर कुछ टाँके भी लगाता है। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। लेकिन हाँ, जब तक डॉक्टर के पास वो नहीं पहुंचा है तब तक खून ज़्यादा ना निकले, इसके लिए उस चोट वाले स्थान पर किसी साफ कपड़े से कसकर बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। क्यों? क्योंकि दबाव पड़ने से, अर्थात जब दबाकर कसकर बांधोगे तो उससे जो दबाव पड़ेगा, उस दबाव से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी फायदे वाला सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। आगे दीदी समझाते हुए कहती हैं कि लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर व्यक्ति के शरीर से बहुत अधिक खून निकल जाए तब उससे खून की जरूरत भी पड़ सकती है। दीदी ने ऐसा अनिल को बताया। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? अनिल ने कहा कि जब किसी व्यक्ति के शरीर से ज़्यादा खून निकल जाए, ज़्यादा खून बह जाए, तो क्या ऐसे समय में किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर से खून निकालकर किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उससे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। दीदी बताई कि अनिल, हर व्यक्ति के रक्त एक जैसा नहीं होता, अर्थात सभी व्यक्तियों का रक्त अलग अलग होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को, अर्थात रक्त के विशेष गुण के आधार पर 4 वर्गों में, 4 भागों में बांटा गया है। और जिस व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को, जो व्यक्ति की जिसकी जरूरत है, उस व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करके फिर उसे उसी रक्त समूह का रक्त दिया जाता है, अर्थात जिसकी उसको जरूरत है उस वर्ग वाला रक्त उसे दिया जाएगा। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा, लेकिन अनिल ने कहा अगर जिस व्यक्ति को चोट लगी है खून निकल जाए और उसके रक्त समूह का कोई व्यक्ति ना मिले, तब क्या किया जाता है?
तो ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। दीदी ने बताया ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। कह रहे प्रायः मतलब अक्सर हर जितने भी बड़े चिकित्सालय हैं वहाँ पर इस प्रकार के ब्लड बैंक होते हैं जहाँ पर सभी प्रकार के अर्थात सभी रक्त समूह का रक्त रखा रहता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। दीदी ने आगे बताया लेकिन जो ये ब्लड बैंक हैं इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग समय समय पर जो है रक्तदान करते रहें, दीदी ने बताया। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। इसके बाद अनिल ने दीदी से पूछा कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। नहीं, तुम नहीं कर सकते हो, तुम अभी छोटे हो। रक्तदान कौन कर सकता है? 18 वर्ष से अधिक उम्र का स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। आगे डॉक्टर दीदी बताती हैं कि एक व्यक्ति से एक समय में लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। लोग यह कहते हैं कि अगर रक्तदान किया जाता है तो शरीर में कमजोरी हो जाती है, ऐसा लोगों के अंदर विचार होता है। लेकिन दीदी बताते हैं कि यह जो विचारधारा है, ये जो विचार उत्पन्न होता है बिल्कुल निराधार है, अर्थात बिल्कुल गलत है, इसका कोई आधार नहीं है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। दीदी कह रहे हैं कि इतना जो 300 मिलीलीटर रक्त आपका लिया जाता है, इतना रक्त तो कुछ ही दिन में हमारा शरीर बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। कह रहे हैं अगर बात की जाए तो हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इनमें से कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। दीदी समझाते हुए कहती हैं कि वैसे भी हमारे शरीर में जो है 5 लीटर खून होता है और इसमें से अगर कुछ रक्त जो है जिस व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है उसको दे दिया जाए, उसका जीवन बच जाए तो इससे बड़ी क्या बात होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। ये सुनकर अनिल बताया कि दीदी तो मैं जब बड़ा हो जाऊँगा तो मैं नियमित रूप से रक्तदान करूँगा, अर्थात हमेशा जो है रक्तदान करता रहूँगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। शाबाश, बहुत अच्छा अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। यतीश अग्रवाल। तो आज की क्लास में बस इतना। अगली क्लास में हम लोग इसका शब्दार्थ और इसके प्रश्नाभ्यास को जानेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।